नमस्कार, इंडिया स्पीक डेली के रात के बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मिंटू झा। आज बात करेंगे 5 प्रमुख खबरों को लेकर के। तो शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर धारा 370 को लेकर के है। जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खात्मे को 3 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान ने कश्मीर को लेकर खूब छाती पीटी है। यही कारण है कि पूरा पाकिस्तान आज काला दिवस मना रहा है। इस मौके पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो और रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला है। इन सभी नेताओं ने पहले की तरह ही कश्मीर को लेकर अपने रटे रटाए डायलॉग को दोहराया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत पर कश्मीर में बेलगाम बल इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि आज 5 अगस्त 2019 की भारत की अवैध और एक तरफा कार्रवाई की तीसरी वर्षगांठ है, जिसका उद्देश्य जम्मू और कश्मीर की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विवादित स्थिति को बदलना और कब्जे वाले क्षेत्र की जनसांख्यिकी संरचना को बदलना है। शहबाज इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत कश्मीरियों को डरा धमका रहा है और मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। उन्होंने कश्मीरियों की तारीफ करते हुए दावा किया है कि भारतीय दमन उनके संकल्प को विफल करने में विफल रहा है। वहीं पाकिस्तान के राष्ट्रपति भवन से जारी एक बयान में राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि कश्मीर विवाद का समाधान क्षेत्र में अस्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है। उन्होंने आरोप लगाया है कि 5 अगस्त 2019 की भारत की कार्रवाइयां संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के कई प्रस्तावों का उल्लंघन करती है, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि जम्मू और कश्मीर राज्य का अंतिम निपटान राष्ट्र के तत्वाधान में लोगों की इच्छा के अनुसार एक स्वतंत्र निष्पक्ष जनमत संग्रह के तहत किया जाएगा। डॉक्टर अलवी ने कहा कि पाकिस्तान हमारे कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ उनके न्यायपूर्ण संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कश्मीर में जनसांख्यिकी परिवर्तन करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों में कश्मीर की घटनाओं ने साबित कर दिया है कि भारत जनसांख्यिकी परिवर्तनों को आगे बढ़ाने के अपने नापाक मंसूबों को लगातार आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि भारत कश्मीर में मुस्लिम बहुसंख्यकों की कीमत पर हिंदू प्रभुत्व वाले निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण कर रहा है। भारत गैर कश्मीरियों को लाखों नकली अधिवास प्रमाण पत्र जारी कर रहा है और भूमि और संपत्ति के स्वामित्व पर कानूनों को संशोधित भी किया गया है। बिलावल भुट्टो ने दावा किया है कि भारत ने कश्मीर में 9 लाख सैनिकों को तैनात किया है। वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने रैली निकाली। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कमर जमान केरा के साथ इस्लामाबाद में विदेश कार्यालय से संविधान एवेन्यू तक कश्मीरियों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए एक रैली का नेतृत्व किया। रेडियो पाकिस्तान की एक रिपोर्ट के अनुसार इस रैली में शामिल हुए नेताओं ने भारत के खिलाफ बैनर लहराए और नारे लगाए। रैली को संबोधित करते हुए आसिफ ने कहा कि कश्मीर के लिए पाकिस्तान की प्रतिबद्धता चिरस्थायी थी और वादा किया कि यह कभी नहीं डगमगाएगा। आज की अगली खबर पश्चिम बंगाल से है। करोड़ों रुपए के पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग भर्ती अनियमितताओं के घोटाले में गिरफ्तार बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी ने अपने करीबी सहयोगी और अपराध में कथित साथी अर्पिता मुखर्जी के साथ घनिष्ठ संबंध से इनकार कर दिया है। ईडी के सूत्रों ने कहा है कि वह गुरुवार शाम से कह रहे हैं कि उनका अर्पिता मुखर्जी से कोई संबंध नहीं है। ये बात उन्होंने तब कही जब केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने दोनों के सामने बैठकर पूछताछ शुरू की। जब ईडी के 2 अधिकारियों ने चटर्जी से पूछा कि क्या वह मुखर्जी को जानते हैं, तो पूर्व मंत्री ने कहा कि उन्होंने उन्हें कई बार दुर्गा पूजा समारोह में देखा। उसके बाद चटर्जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि दुर्गा पूजा समारोह में मिलने के अलावा उनका उनसे कोई संबंध नहीं है। जब ईडी अधिकारियों ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें पता है कि मुखर्जी के आवास से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई है, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। हालांकि उन्होंने इन पैसों से किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया है और कहा है कि नकदी के स्रोत और स्वामित्व के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। चटर्जी के इस रुख से ईडी के अधिकारी काफी हैरान थे। ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि पर्याप्त दस्तावेज और सबूत हैं जो दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध साबित करते हैं। इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य अर्पिता मुखर्जी के नाम से 31 बीमा पॉलिसियां हैं और इन सभी पॉलिसियों में नामित व्यक्ति पार्थ चटर्जी है। फिर भी वह उसके साथ घनिष्ठ संबंध से इनकार कर रहे हैं। अगली खबर मानसून सत्र को लेकर के है। आज मानसून सत्र का 15वां दिन है और दोनों सदनों में कांग्रेस ने एक बार फिर हंगामा किया। सदन में हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित कर दी गई, तो वहीं राज्यसभा की कार्रवाई 2:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। इस बीच सोनिया और राहुल गांधी समेत सभी कांग्रेस नेता आज संसद में काले कपड़े पहनकर पहुंचे। सभी नेता देश में बढ़ती महंगाई और विपक्षी नेताओं पर ईडी की गलत कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं।
वहीं राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने विपक्ष को साफ संदेश देते हुए कहा कि सभी को कानून का सम्मान करना ही होगा। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे भी काला कुर्ता पहनकर संसद पहुंचे। देश भर में कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। इस बीच कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अलग ही अंदाज में विरोध जताया। खड़गे आज राज्यसभा में काला कुर्ता और पगड़ी पहनकर पहुंचे। वहीं बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस नेताओं ने सरकार को भी घेरा। पार्टी के अनुसार ईडी केंद्र सरकार के इशारों पर काम करते हुए विपक्ष की आवाज दबाने का काम कर रही है। पार्टी ने लोकसभा और राज्यसभा सांसदों द्वारा संसद से राष्ट्रपति भवन तक चलो राष्ट्रपति भवन मार्च निकालने का फैसला किया। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग में यंग इंडियन का दफ्तर सील किए जाने के बाद से कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। बीते दिन भी कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ संसद में खूब हंगामा किया। इसके चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी। अगली खबर, लोकसभा चुनाव को लेकर अब तक के चुनाव में हैट न्यूज का बोलबाला रहा है। केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि साल 2019 के लोकसभा से लेकर इस साल हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैट न्यूज के 130 मामले रिपोर्ट किए गए हैं। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को राज्यसभा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने बताया है कि पिछले 5 सालों में विभिन्न राज्यों में हुए चुनावों के दौरान डेटा लीक के संबंध में राजनीतिक पार्टियों की तरफ से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। उन्होंने हैट न्यूज के बारे में बताते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैट न्यूज के कुल 130 मामले दर्ज किए गए। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान इस प्रकार के 58 मामले सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि साल 2019 में हुए महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनावों में इस प्रकार के सिर्फ एक ही मामला रिपोर्ट किया गया। रिजिजू ने कहा कि साल 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव और साल 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के बाद हैट न्यूज का एक भी मामला सामने नहीं आया। उन्होंने बताया कि साल 2020 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान इस प्रकार के कुल 34 मामले रिपोर्ट किए गए। केंद्रीय मंत्री ने राज्यसभा में बताया कि पिछले साल असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पांडुचेरी में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान हैट न्यूज के 29 मामले दर्ज किए गए। उन्होंने कहा कि इस साल गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में हैट न्यूज के 8 मामले सामने आए हैं। मालूम हो कि हैट न्यूज और नफरत भरी खबरों के कारण लगातार हो रही हिंसाओं पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने इस पर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। अगली खबर अमेरिका और चीन से जुड़ा हुआ है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से गुस्साए चीन ने उन पर बैन लगा दिया है। ये बैन केवल उन तक ही सीमित नहीं है बल्कि उनके परिवार के सभी सदस्य भी इसमें शामिल किए गए हैं। ताइवान दौरे के बाद चीन की तरफ से अमेरिका के खिलाफ उठाया गया ये सबसे बड़ा कदम है। चीन के मुख्य पत्र ग्लोबल टाइम्स में यह जानकारी दी गई है कि विदेश मंत्री ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि नैन्सी पेलोसी और उनके साथियों ने ताइवान का दौरा कर चीन को न तो गंभीरता से लिया न ही उसका सम्मान किया है। इसमें विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका ने ऐसा कदम उठाकर चीन के अंदरूनी मामलों में दखल देने का काम किया है। ऐसा करके अमेरिका ने चीन की एकता और संप्रभुता को भी चुनौती दी है। इसके अलावा अमेरिका ने चीन की वन चाइना पॉलिसी को भी दरकिनार किया है। इसकी वजह से ताइवान स्टेट समेत पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता को गंभीर खतरा पैदा हुआ है। बता दें कि नैन्सी पेलोसी अमेरिका की तीसरे नंबर की शीर्ष अधिकारी है। करीब 25 वर्ष बाद ताइवान का दौरा करने वाली वो अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की पहली स्पीकर है। उनसे पहले वर्ष 1997 में न्यूट गिंगरिच ने ताइवान का दौरा किया था। नैन्सी के इस दौरे से गुस्साए चीन ने 4 अगस्त से ताइवान के चारों तरफ लाइव फायर ड्रिल शुरू की है जो 7 अगस्त तक चलेगी। इतना ही नहीं, चीन ने ताइवान को डराने के मकसद से ताइवान के जल क्षेत्र में भी बैलिस्टिक मिसाइल भी दागी है। चीन ने जापान के इकोनॉमिक जोन में भी 5 मिसाइलें दागी है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही और हम मिलते हैं कल रात 9 बजे फिर नए बुलेटिन के साथ। धन्यवाद।